सबसे पहले इमरान खान का पैगाम आपके सामने रखेंगे। इमरान खान का ट्वीट है रिसेंटली और उन्होंने किया है। अलीमा साहबा ने भी कहा था कि बुशरा बेगम की जो तबीयत है वो नासाज, चाहे वो बांग्लादेश है चाहे वो नेपाल है, अवाम के साथ सख्तियां करने से ऐसे अंजाम को लोग पहुंचते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से जो सुमात हुई है, इमान मजारी ने इस किस्म के कोई कमेंट्स दिए हैं, उनके के जज नहीं डिक्टेटर बैठे हैं। इस पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है वो सीखपा हो गए। अस्सलाम वालेकुम। आज के ब्लॉग में आपको खुशामदीद कहूंगी। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आम खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फौरी तौर पर आप देख सकें। अदालती महाज से बड़ी आम खबरें हैं आपके सामने। जजिस की इस वक्त क्या रिमार्क्स हैं और क्या उनके ख्यालात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और वो किस तरफ आपको क्या रुख इख्तियार करते हैं उनके आज के केसेस से आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सबसे पहले इमरान खान का पैगाम आपके सामने रखेंगे। इमरान खान का ट्वीट है रिसेंटली और उन्होंने किया है और उस ट्वीट में वो अपनी फैमिली को लेकर कंसर्न है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान का ट्वीट जो है वो सबसे पहले पढ़कर सुनाती हूँ। वो कहते हैं कि माई सिस्टर एंड माई वाइफ हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। अलीमा खान ओनली कम फॉरवर्ड टू कन्वे माई मैसेज। और उनके जो उनके खिलाफ जो कैंपेन जो लॉन्च की गई है ये बुज़दिली है, उन्होंने कहा है। इसके अलावा उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से कहा है कि बुशरा बीबी का भी बुशरा बेगम हैज नो रोल इन पॉलिटिक्स व्हाटसोएवर. Never once has she asked me to nominate a minister, ticket holder or senator. She doesn't send political messages. She is in solitary confinement and has no contact with any political figure outside. She is only having to endure the imprisonment because she is my wife. इसके अलावा उन्होंने कहा कि बुशरा बेगम जो है इस वक्त उनकी तबीयत सही नहीं है. बुशरा बेगम एज माई वीकनेस बट बिकॉज of her unwavering faith, she has instead become my strength. She is perhaps the only woman in Pakistan history who is entirely non-political yet has been imprisoned simply because a member of her family is engaged in politics. उन्होंने इसके अलावा ये कहा है कि बुशरा बेगम की जो हेल्थ है वो भी कुछ ठीक नहीं है और उसको बुशरा बेगम जो है वो डिजीनेस फील करती हैं जब वॉक करती हैं. इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो होना चाहिए और ये भी कहा गया कि जो इसके अलावा बुशरा बेगम की जो पॉलिटिकल केसेस हैं वो भी जो भी कुछ कहा जा रहा है ये सब कुछ जो बनाए गए हैं पॉलिटिकल बुशरा बेगम के ऊपर केसेस जो ये आसिम रजीम ने बनाए हैं. इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वक्त कंट्री में law है. He has buried all morality running things under the Dacoits and Duffers alliance. तो वो जाहिर है कि रेफरेंस दे रहे हैं इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसको वो रेफर कर रहे हैं कि ये जिस किस्म की उन्होंने ये हुकूमत बनाई हुई है और साथ में ये कह रहे हैं. अच्छा, बुशरा बीबी की तबीयत के हवाले से अलीमा साहबा ने भी कहा था कि बुशरा बेगम की जो तबीयत है वो नासाज है. अलबत्ता इमरान खान साहब जो है वो सेहतमंद है. इसके हवाले से एक इतलात आ रही है कि जो पिम्स हॉस्पिटल के मेडिकल जो बोर्ड है उसने उनका चेकअप किया बुशरा बेगम का और उनको सेहतयाब करार दिया है. अलबत्ता उनको कहा है कि शायद वो मेंटली जो है एग्जॉस्टेड है बिकॉज के वो जेल में है तो इसलिए उनको ऐसा फील हो रहा है. अब ये कंफर्म नहीं है ऑफिशियली, इसकी किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं की गई है लेकिन ये ज़राए से ये खबर सामने आई है. ऑफिशियली किसी किस्म की तस्दीक नहीं की गई. अलबत्ता इमरान खान साहब की फैमिली और सबका पीटीआई का यही स्टांस होता है कि जो इमरान खान हो या बुशरा बीबी हो उनका मेडिकल जो चेकअप है उनके प्राइवेट डॉक्टर्स जो है उनसे करवाया जाए क्योंकि गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर रिलाई करना जाहिर है कि वो एक ऑलरेडी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हैं तो वो उनके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर. तो वो मेडिकल जो है इस हवाले से मेडिकल ग्राउंड के ऊपर अब एक 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसके हवाले से मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है. उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करने वाली हूँ. वो ये है कि इमरान खान साहब ने पहले तो पार्लियामेंट की जो कमेटियां थी उनसे इस्तीफ़ा देने का कहा और ज़्यादातर लोगों ने जो पीटीआई के लोग थे उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए. कुछ लोग अभी हैं जिन्होंने अभी तक पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनसे इस्तीफ़े नहीं दिए. अब इमरान खान साहब ने जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनसे भी कहा है कि इस्तीफ़े दे दें और अब इस्तीफ़े देना शुरू हो गए हैं और बहुत से लोग आज़म सवाती हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके
استعفے जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, और वो ट्वीट भी करके, अपनी वीडियो बना के और इस तरह से वो अपने पैगाम भी जारी कर रहे हैं कि हमने इमरान खान के हुक्म के ऐन मुताबिक इस्तीफे दे दिए हैं। अब ये सूरत हाल जा किस तरफ रही है? इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता पार्लियामेंट से आउट होना चाह रहे हैं, और आउट होकर इमरान खान क्या करेंगे, आगे किस तरफ हालात जाएंगे? इमरान खान के जाहिर है कि इस वक्त जानशीन तो नहीं कहें, लेकिन उनकी कुर्सी के ऊपर क्योंकि बैरिस्टर गौहर अली खान है, और उन्होंने जो ट्वीट किया है, मैंने कभी भी बैरिस्टर गौहर साहब को इस तरह की गुफ्तगू करते हुए नहीं सुना है, ना उन्होंने कभी इस तरह की गुफ्तगू की है। वो हमेशा मुफाहमत और धीमी और सॉफ्ट गुफ्तगू करते हैं, वो कहीं ना कहीं गुंजाइश छोड़ते हैं, बातचीत का रास्ता, मुज़ाकरात का रास्ता वो और पार्लियामेंट की जो सियासत है उस पर वो यकीन करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब ने जो कहा है ना, वो बहुत ही गौर तलब है। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि सबसे अपील करूंगा कि ये सख्तियां खत्म कर दें, अवाम की बर्दाश्त की भी एक हद होती है, सख्तियां बढ़ेंगी, दूरियां पैदा होंगी तो रियासत खतरे में पड़ती है, रियासत का हुस्न खत्म हो जाता है, जो लोग काबिज होते हैं इन लोगों के साथ ऐसा होता है जिस तरीके से मुस्तकबिल में आपने अंजाम देखा, चाहे वो बांग्लादेश है चाहे वो नेपाल है, अवाम के साथ सख्तियां करने से ऐसे अंजाम को लोग पहुंचते हैं। ये बैरिस्टर गौहर साहब ने नेपाल की जो मिसाल दी है ना, ये ऑलरेडी मिसाल जो है वो इस वक्त गर्दिश कर रही है कि क्या पाकिस्तान भी नेपाल बन सकता है, क्या पाकिस्तान में भी नेपाल जैसी सूरत हाल हो सकती है। इस पर बहुत सारी क्या सराइयाँ भी हो रही हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इसके ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में नेपाल जैसी सूरत हाल हो सकती है। लेकिन इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ से एक जाहिर है कि दूसरी तरफ से हुकूमत की तरफ से डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ अकाउंट्स जो हैं ऐसे जो कि एसोसिएट होते हैं, जाहिर है, या वो कहें कि उनके जरिए पैगाम जो है वो पहुंचाए जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि आप नेपाल के बारे में सोचें भी ना कि अगर नेपाल की सिचुएशन आप समझते हैं कि पाकिस्तान में हो जाए, कि अगर नेपाल की इस तरह की कोई कोशिश या एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो फिर 9 मई तो आपको याद ही है, तो 9 मई जैसा कोई एडवेंचर ना करें, फिर वही हाल होगा जो पहले हुआ है। यानी कि इस किस्म की धमकियां जो है वो आना शुरू हो गई हैं। यानी कि इसमें एक और चीज़ है कि देखें कि नेपाल में जो कुछ हुआ है ना, उससे पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान के जो हलके हैं, हुकूमती हलके, इक़्तिदार के ऐवान है, वहाँ पर ये बात ज़रूर डिस्कशन में आ गई है कि देखें जी कि नेपाल हो, फिर बांग्लादेश हो, इसके अलावा इंडोनेशिया हो, कि वहाँ पे अवाम ने किस तरह से वो सड़कों पर निकल आए। और अगर अवाम निकल आए तो फिर देखिए, आपने देखा होगा कि फौज भी जो है वो भी अपने अवाम के ऊपर गोलियां नहीं चलाती, और अवाम जो अवाम के ऊपर फौज जो है वो भी फिर गोली चलाने से इनकार कर देती है। तो इस किस्म की पाकिस्तान में बातें हो रही हैं कि नेपाल जैसी जो मिसालें हैं वो दी जा रही हैं कि क्या पाकिस्तान नेपाल बन जाएगा। तो इस वक्त जो बैरिस्टर गौहर साहब ने मिसाल दी है ना, मेरे लिए हैरान कुन इसलिए है क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब इतना सख्त मज़ाहमत का स्टांस लेते नहीं है, वो सॉफ्ट स्पोकन किस्म का उनका स्टांस होता है, और इसलिए उनको कभी कहा ये भी कह दिया जाता है कि वो कंप्रोमाइज किस्म के, और उनको किसी और ने इस कुर्सी पर बिठाया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त जो उन्होंने ये पैगाम दिया है, ये अलबत्ता बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा आइए जी आपको अब बताती हूँ कि 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से जो समाअत हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्तों पर समाअत की। अब दरख्वास्तदारों की जानिब से वहां पे बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने कहा कि यहाँ पर खातून भी है, 8 माह हो गए हैं, सजा मुअत्तली की दरख्वास्त है, फैसला आपने करना है, हमने कभी मेडिकल ग्राउंड नहीं लिया, लेकिन इस वक्त बुशरा बीबी की तबीयत भी ठीक नहीं है। और ये कहा गया कि खवातीन के लिए तो आपने हमेशा से नरम गोशा रखा है, और हमारी इस्तदा है कि खातून की हद तक सजा मुअत्तली पर जल्द समाअत की जाए और इसे अगले हफ्ते तक समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और इसके ऊपर फिर जाहिर है कि बातचीत हुई चीफ जस्टिस साहब के दरमियान और वकील जो हैं बैरिस्टर जो सफदर हैं उनके दरमियान,
और ये कहा गया कि पहले क्या हुआ कि जब पहले ये जो दरखास्त है सजा मुअत्तली की, तो उसमें ये कहा गया कि पहले जो नैब है, नैब ने ये कहा कि जी अभी वकील मुकर्रर नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि अभी अब हमें स्टडी के लिए, केस को स्टडी करने के लिए नया वकील आया है, तो हमें इसके लिए स्टडी करने के लिए वक्त चाहिए होगा। तो अब ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया है। अच्छा, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है, पहले उनके पास ही ये केस लगा हुआ है, ये जो सजा मुअत्तली का है। अब भी सजा मुअत्तली की जो मुतफरिक दरखास्त है वो सुन रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं ये जल्द इसको सुनने के लिए हुक्म जारी करता हूं, या यानी कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब खुद अपने आप को ही हुक्म जो है ना वो जारी कर रहे हैं कि ये समाज जो है, तो भाई पहले आप खुद वही, आपके पास तो ऑलरेडी एक केस है सजा मुअत्तली का, तो आप पहले ही सुन लें। यानी कि आपने खुद को एक ऑर्डर देना है, फिर उसके बाद सजा होनी है। तो उसके बाद कहा गया कि डेट के ऊपर बात हुई कि भाई डेट कब होगी, अब इसकी हियरिंग कब होगी इस केस की। तो उसके ऊपर भी आए बाएं शाएं होती रही, कोई डेट नहीं दी गई, बताते हैं, देखते हैं, रजिस्ट्रार से पूछते हैं, ऐसा करते हैं, अमले से पूछते हैं, ये सारी बातें होती रही। लेकिन इसके ऊपर जो सलमान सफ्दर हैं उन्होंने कहा कि अगर तो आइंदा हफ्ते मुकर्रर करना है तो कर ले, अदरवाइज मैं पेश नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर आपने साल ही लगाने हैं तो फिर इसमें पेश होने का कोई फायदा नहीं है। फिर उसके बाद तोशाखाना 2 केस आ जाना है, उसमें भी सजा ही एक्सपेक्टेड है, तो फिर साथ ही ये सारे केसेस जो है निपटा लिए जाएंगे। तो ये सलमान सफदर साहब की जो अब तक की प्रोसीडिंग थी, जो उन्होंने सजा मुअत्तली के हवाले से की। अब अच्छा, इसमें एक चीज जो मुझे नजर आ रही है वो मैं जरूर शेयर करना चाहिए, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये मैं कोई खबर नहीं आपको दे रही हूँ, लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है, क्योंकि इस वक्त बुशरा बीबी की सेहत जो है वो ठीक नहीं है, और ये सजा मुअत्तली की दरखास्त पहले भी दे दी गई है, और अब सजा मुअत्तली की मुतफरिक दरखास्त भी दी गई है। अभी क्योंकि डेट तो नहीं दी गई अलबत्ता, लेकिन बुशरा बीबी को इसमें, इस केस में हो सकता है कि इनकी सजा जो है वो मुअत्तल की कर दी जाए और इनकी रिहाई हो जाए। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है और मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन जाहिर है कि फिर तोशाखाना 2 केस में भी सजा होनी है। अब फैसला साजों ने करना है या फिर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने फैसला करना है, ये अभी तय नहीं हुआ। अब जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, उन्होंने क्या तय करना है, उसके हवाले से मैं आपके साथ एक खबर शेयर करती हूँ कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और वो कितने गुस्सा है वो आपको मैं बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के बारे में। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है वो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनसे शायद नाराज हैं, या क्या वजह है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने बैरून मुल्क जाना था और एक कॉन्फ्रेंस थी, उसके लिए उन्होंने जाना था, और इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने उनको इजाजत देने से इनकार कर दिया है। ये आपको याद है कि ये जस्टिस याह्या अफरीदी और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह, ये 2 अलग अलग ग्रुप हैं, और रिसेंटली जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो फुल कोर्ट में जो हेयरिंग थी उसमें वो पेश भी नहीं हुए थे। अलबत्ता उन्होंने वहां पर एक अपना खत जो है वो पहुंचा दिया था, वो खत भी मिनट्स का हिस्सा नहीं बनाया गया था, और उन्होंने कहा कि ये जो रूल और प्रोसीडिंग है, क्योंकि आपने पहले ही तय कर लिए हैं, तो अब जाहिर है कि इस इजलास का या इस कोर्ट का कोई इसका कोई फायदा नहीं है। और उनकी ये उनकी राय थी, और उन्होंने अपनी राय जो है वो खत में जाहिर कर दी, लेकिन वो खत जो है उस सारी प्रोसीडिंग का, उस इजलास की प्रोसीडिंग का, उसके मिनट्स का हिस्सा नहीं बनाया गया था। अलबत्ता उन्होंने जरूर कहा था जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि इसको हिस्सा बनाया जाए। अब ये 2 ग्रुप्स हैं, जाहिर है कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह, अब ये एक किस्म की जो तफरीक है आपके सामने के नजर आ रही है कि हालांकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो एक वहां पर आपने एक उन्होंने एक जाना है कि एक मीटिंग के लिए जाना है, कि ये कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, तो उनको इजाजत ना देना उसका कोई जवाब बनता नहीं है, किस लिए नहीं दी, कोई रीजन नहीं दी है, लेकिन ये आपको फर्क नजर आता है, ये आपको इख्तिलाफ वाज़े नजर आता है। अच्छा जी, दूसरा भी अहम केस है वो भी है चीफ जस्टिस डोगर साहब के हवाले से कि उनकी अदालत में केस लगा, और वो मारंग बलोच का एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम निकालने की जो दरखास्त दायर की गई थी, उसमें जो ऐमान मजारी हैं वो पेश हुई एज अ वकील, और जब वो पेश हुई तो उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस डोगर साहब हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने कमेंट किया कि आप कहती हैं, ईमान मजारी कहती हैं कि अदालत जज नहीं डिक्टेटर बैठा हुआ है,
क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ईमान मजारी ने कहा कि उन्होंने कोई बात कानून और आइन से बाहर नहीं की। अगर कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहते हैं जरूर करें, आइन ने इजहार राय की आजादी दी है और उसी का इस्तेमाल किया है। चीफ जस्टिस ने ईमान मजारी के साथ खड़े हादी अली चट्ठा से कहा कि उनको समझाएं, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना। मतलब कि आप ये देखें कि एक तो सबसे पहले कि ये जो कहा गया है कि एक जज नहीं डिक्टेटर बैठा हुआ है, यानी कि डिक्टेटर के लफ्ज से चीफ जस्टिस साहब जो है अब वो भी कोई खुश नहीं है कि ये कोई अच्छा लफ्ज नहीं है। एक तो ये जाहिर करता है। दूसरा, ये जो उन्होंने कमेंट्स दिए खातून को इस किस्म के कमेंट्स पास करना, और ये हादी जो है ये उनके शोहर हैं, उनको कहा जा रहा है कि अपनी बीवी को समझाएं, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना। मतलब कि ये किस किस्म के लफाज हैं, एक आप खातून से कह रहे हैं और फिर वो वकील की हैसियत से पेश हो रही है अदालत में, वो कोई जाती हैसियत में पेश नहीं हो रही है। या कोई अगर आपने तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है तो आप अलग से करें, जैसे ईमान मजारी ने कहा है कि जी आप करें तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, शौक से शुरू करें, लेकिन इसके अलावा जो आप मेरे मोक्कल है उसका केस, जो मारंग बलोच का केस है, इससे वो मुतासिर नहीं होना चाहिए। आप उस केस को सुने। मैं एज अ वकील यहाँ पे पेश हुई हूँ, मैं एज अ प्रोफेशनल एडवोकेट के तौर पर यहाँ पर पेश हुई हूँ, लिहाजा आप पर्सनल अगर आ गए हैं तो आपने तौहीन अदालत करनी है तो कर लें। अब कहीं ईमान मजारी ने इस किस्म के कोई कमेंट्स दिए हैं उनके के जज नहीं डिक्टेटर बैठे हैं, और इस पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं वो सीखपा हो गए हैं। एक तो बड़ी अच्छी बात है कि उनको डिक्टेटर का लफ्ज पता है कि ये अच्छा लफ्ज नहीं है, इस मुल्क में डिक्टेटर जो है वो अच्छा नहीं होता और डिक्टेटर कोई अच्छी बात नहीं है डिक्टेटर होना, तो लिहाजा चलें, उनको ये बात तो समझ में आ गई। दूसरी, जो उन्होंने एक खातून को इस तरह की धमकी दी है, इस पर बहुत अफसोस है। इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा कि एक खातून वकील पेश हुई है, वो अपना केस जो है अपने मोक्कल का केस पेश कर रही है, तो आप उसका केस सुने, ना कि उसको इस किस्म की धमकियां दें। धमकियां देनी है तो फिर तौहीन अदालत करके उनके साथ जो भी आपने कार्रवाई करनी है वो आप कर लें, शौक पूरा कर लें जो आपने करना है। पहले भी आप अपने सारे जो शौक है वो पूरे किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, जो कहा जा रहा है ये भी करके देख लें। ये बड़े अफसोस की बात है, इस किस्म की जो बातें की जा रही हैं अदालतों में, अब इस किस्म की बातें हो रही हैं, डराया धमकाया जा रहा है। तो ये जो है हालात जो है, ये जाहिर है कि लोगों में इसी किस्म का गमो गुस्सा पाया जाता है कि जब उनके साथ यही नाइंसाफी होगी। वो कहते हैं ना कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, नाइंसाफी का निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता। तो अगर ये नाइंसाफी इसी तरह से होती रहेगी तो फिर आप ये देखें कि हालात किस तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ आ जाएं कि मैं अहम मामला जो कि जलालपुर पीरवाला में सैलाब से खौफनाक तबाही हुई है, खौफनाक तबाही हुई है। जनूबी पंजाब में सैलाब से इस कदर तबाही नहीं हुई है। अब हुकूमत जो काम कर रही है, जितना उनसे हो पा रहा है वो पहले ही नहीं कर पा रही थी, और अब जो कर रही है वो भी बहुत कम है। वो भी ऐसे ही है कि ना होने के बराबर ही है। वहां पर जो हालात वाकयात, जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट वहां पर गए हैं, जो वो रिपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं और जो लोग वहां पर मौजूद हैं, वहां पर सबसे मेन इशू जो इस वक्त है रेस्क्यू करने का है। वहां पर कश्तियां मौजूद नहीं हैं, लोग जो हैं दूर दराज वहां पर अपने अपने देहातों में, अपने अपने गाँव में, अपने अपने घरों में, कोई छतों पर बैठा है, कोई दरख्तों पर बैठा है और वो रेस्क्यू के लिए इंतजार कर रहे हैं। और कुछ ऐसी भी इतलात हैं कि जो प्राइवेट कश्तियां या जो बोट्स हैं, वो लोग इन लोगों से भारी भरकम मुआवजा जो है वो तलब करके, इनको जिनके जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी उनसे भारी भरकम मुआवजा लेकर उनको जाहिर है कि यहाँ से रेस्क्यू कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हुकूमत ने नोटिस तो लिया है, लेकिन वो किस हद तक है, अब असल मसला तो लोगों को रेस्क्यू करना है। अब कुछ फलाही तंजीमें हैं जो हिस्सा ले रही हैं, लेकिन उस हद तक नहीं है जिस हद तक तबाही हुई है। तो अगर इस काम में कोई हिस्सा ले सकता है लोगों की रिलीफ के लिए, सबसे ज्यादा रेस्क्यू है इस वक्त। रेस्क्यू लोगों को जितना ज्यादा किया जा सकता है, जो भी इसमें रेस्क्यू में हिस्सा ले सकता है, आवाज उठा सकता है, लोगों को पैगाम जो है वो पहुंचा सकता है, वो जरूर ये आवाज भी उठाए, पैगाम भी पहुंचाए। अगर आपके पास सोशल मीडिया में कोई वीडियो आती है और वो आप शेयर करें, हो सकता है कि आपकी वीडियो जो है वो किसी हुकामे बाला तक पहुंच जाए और वो उस वीडियो से
किसी की मदद हो सके। तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, इस तरह से वो बेचारे आहो बका कर रहे हैं। एक तो चीफ सेक्रेटरी के सामने हमने देखा है कि वो बेचारे जो सैलाब से मुतासरा थे वो उनके पाँव को हाथ लगा रहे थे कि खुदारा हमारी मदद की जाए, कि इस सैलाब से, इस चाहे कुदरत का अजाब है, चाहे जो कुछ भी है, इससे हमारी मदद की जाए, और ये हुकूमत वक्त का फर्ज होता है कि वो उसमें उसकी मदद करे। लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब दिलासे देकर वहां से वापस आ गए, इसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं था। अब ये भी है कि सारी चीजें हैं जो फलाही तंजीमें हैं, उनके हवाले से भी ये है कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे से आप देखिए कि फलाही तंजीमें जो ये रेस्क्यू का काम करती हैं, ये रेस्क्यू का जो सामान परचेज करती हैं, उनके ऊपर टैक्स जो है वो लिया जाता है। और बाकी बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कि प्राइवेट काम करते हैं, जो कि कमर्शियल काम करते हैं, उनसे टैक्सेस जो है उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो ये इस वक्त जो मुल्क में ज्यादा जरूरत है, आप फलाही जो तंजीमें हैं उनको भी आप मोटिवेट करें, उनको भी कहें कि आए हिस्सा ले। ये पहली बार है, मैं बार बार ये कह रही हूँ, ये पहली बार है कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी तबाही हुई है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में मुहैयर हजरात और जो फलाही तंजीमें जो काम करती हैं वो उस तरह से हमें नजर नहीं आ रही, अवाम उस तरह से हेल्प करते हुए नजर नहीं आ रहे। जो मुकामी लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत आवाज उठाई जा रही है, मीडिया आवाज उठा रहा है, लेकिन उस तरह से जो ये कहा जाता है ना कि कारोबारी हजरात भी पहले, मुहैयर हजरात भी, और बैरूनी मदद भी बहुत आती थी, इस बार ऐसा नहीं है, मदद लोगों तक नहीं आ रही, नहीं पहुंच पा रही है। उसकी एक बुनियादी वजह हो सकती है कि इस हुकूमत पर शायद किसी को यकीन ही नहीं है कि अगर कोई मदद करेंगे तो ये हुकूमत जो है इन लोगों तक इमदाद पहुंचाएगी। तो अगर इस हुकूमत पर आपको यकीन नहीं है तो किसी फलाही तंजीम को आप डोनेट कर सकते हैं, और उनको कुछ भी आप बोट खरीद के दे सकते हैं, रेस्क्यू का कुछ दूसरा सामान दे सकते हैं, ताकि लोगों की मदद हो सके। अच्छा जी, इसके अलावा आपको पता है कि अंडे मारने का अब जो है ना एक फैशन सा आ गया है। पहले ये आपने देखा है कलीमा साहिबा के ऊपर भी अंडे से हमला किया गया था, और फिर अब चाहत अली खान जो कि लंदन में मौजूद थे और अपने मदाहों को वहां पर उनसे बातचीत कर रहे थे, और उस दौरान ही उनके ऊपर अंडे से हमला किया गया। अब चाहत अली खान के ऊपर भी अंडे से हमला किया गया, उनके सर पर अंडे मारे गए। तो अब ये जो अंडे मारने का ट्रेंड है ना, ये हर जगह वायरल हो रहा है कि अंडे मारे जा रहे हैं, लेकिन इससे जाहिर है कि ये कोई आपकी जो मॉरलिटी है या अखलाकियात है, ये कोई बेहतर तो नहीं होती, या आपकी इज्जत में कोई इजाफा तो नहीं होता, बल्कि आप जिसके ऊपर मार रहे हैं आप ये समझते हैं कि आप उसकी तौहीन करें, वो चाहे वो कोई भी शख्स हो। आप चाहत अली खान के आपके गानों से इख्तिलाफ हो सकता है, उसके म्यूजिक से इख्तिलाफ हो सकता है, वो जो करते हैं उससे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस किस्म की हरकतें करना ये जेब नहीं देता। ये आपकी अखलाकियात को शो करता है कि आपकी अखलाकियात क्या है, आपकी परवरिश क्या है, आपकी तहजीब क्या है, आपकी तमीज़ क्या है। तो अलबत्ता चाहत अली खान के साथ भी ये वाकया पेश आया, बड़ा अफसोसनाक है। आज के व्लॉग से इतना ही। आज के व्लॉग का फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले व्लॉग का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।